नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार और दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं जमिश। निगाह डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरक्षण और संविधान पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। गुवाहाटी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी SC ST OBC आरक्षण के पक्ष में। फेक वीडियोज के मामले में तेलंगाना CM और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। अमित शाह ने JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले को बताया आघातजनक। रेवन्ना से जुड़े आरोपों को नहीं किया जा सकता सहन, कहा कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री से करे सवाल। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और तेलंगाना में भरेंगे हुंकार, तो अमित शाह पश्चिम बंगाल में और राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में संभालेंगे मोर्चा। चौबीस की चुनौती में विपक्षी नेता भी दमखम के साथ डटे। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में, तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में साधेंगे निशाना। TMC, सपा, BSP और RJD नेता भी प्रचार में जुटे। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल ने नामांकन दाखिल करने से पहले की पूजा अर्चना। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज भी भरेंगी पर्चा। हिंजली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी दाखिल करेंगे नामांकन। छत्तीसगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नारायणपुर में जारी नक्सली मुठभेड़ में अब तक 4 नक्सली ढेर, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुना सकता है फैसला। और IPL में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की मुंबई इंडियंस के साथ होगी भिड़ंत। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए मुंबई को मैच जीतना जरूरी। तो अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले को बहुत ही आघातजनक बताया है। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह ने कहा कि रेवन्ना से जुड़े आरोप को सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री से सवाल करे। जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज सुबह भाजपा के गुवाहाटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी SC ST OBC आरक्षण के पक्ष में है। अमित शाह ने इस मामले में कांग्रेस पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ST SC OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ST SC OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण OBC का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को OBC कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है
कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने फेक वीडियो मामले पर कहा कि यह कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा देश की नारी शक्ति के साथ खड़ी है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास एक बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। अमित शाह ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद अपने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बीजेपी यह कह सकती है कि भाजपा और सहयोगी दल मिलकर के 100 से ज्यादा सीटें पार कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वो 400 पार के अपने संकल्प की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर होने वाले आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों को मिल रहे आरक्षण के साथ है। कांग्रेस ने पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ में उसने सेंधमारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटका सरकार को तलब भी किया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान निर्माताओं का पूरा सम्मान करती है और 2025 का वर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोधी है, क्योंकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोधी है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लाभ का पूरी तरह पक्षधर है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में 3 और तेलंगाना में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। वे महाराष्ट्र के मालशिरस, उस्मानाबाद और लातूर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री तेलंगाना के जहीराबाद में भी 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यहां से भाजपा प्रत्याशी वीबी पाटिल और मेडक के भाजपा प्रत्याशी एम रघुनंदन राव के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे।
और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। पब्लिक मीटिंग इतनी बड़ी हो रही है और लोग रिस्पांस दे रहे हैं। जैसे कल भी पूना में लोग रिस्पांस दे रहे थे, लोग सुन रहे हैं और कॉन्फिडेंटली प्राइम मिनिस्टर उनको बता रहे हैं कि तीसरी दफ़ा हमें क्यों आना है, हमें क्यों लोगों ने चांस देना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे और अन्य चरणों में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस ने वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इससे पहले खड़गे रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने की जो शीर्ष नेता हैं प्रदेश में जमना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज भिंड में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि अमेठी में चुनाव में हारने के बाद राहुल वहां से गायब हो गए और अब वायनाड में भी ऐसा होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने देश में मोदी की लहर चलने का दावा किया। मोदी में माहौल हो चुका है, भाजपा में माहौल हो चुका है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दूर से बराबरी से मोदी जी के लिए रिस्पांस आ रहा है। मैं एक तरह से ये मान कर चलता हूँ कि मोदी जी तीसरी बार सरकार बना के एक बार फिर सुशासन की स्थापना कर रहे हैं। याद करो पुरानी अमेठी को, राहुल गांधी हार के भागे कि नहीं भागे, और अभी भी वायनाड से भागने क्यों सोच रहे हैं? तो उनके मन में डर है ना। तो ये मोदी जी का प्रचंड एक तरह से जनाधार है, जनता की लोकप्रियता है कि वो लगातार अपना विजय अभियान जारी रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले श्री पुष्टिपति गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने जनता से मिलने वाले स्नेह और समर्थन के लिए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। हमने तो मंदिर के दर्शन का ही कार्यक्रम रखा था और नॉमिनेशन तो बांद्रा में जाना है, तो फिर भी इतना उत्साह, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अभिनंदन और इतना आशीर्वाद जो यहाँ की जनता का मिला है, मैं उत्तर मुंबई के सभी रहवासियों का सदैव कृतज्ञ रहूँगा और वर्षों वर्षों तक यहाँ पे सेवा कार्य करूँगा। उधर नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आज नामांकन दाखिल करने से पहले हौज खास में एक रोड शो किया। रोड शो के जरिए बांसुरी स्वराज ने जनता से विजयी बनाने की अपील भी की। को बता दें कि बांसुरी स्वराज पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं और नई दिल्ली से इस बार बीजेपी के टिकट पर अपना भाग्य आजमाने जा रही हैं। महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर चुनावी समर दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पेशे से प्रोफेसर कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ 4 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं उनके खिलाफ महायुति गठबंधन से प्रत्याशी भाजपा के उज्जवल निगम है। उज्जवल निगम का नाम सामने आने के बाद अब सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक आज हिंजीली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नवीन पटनायक वर्तमान में इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। आपको बताएं कि ओडिशा में 4 चरण में विधानसभा चुनाव होना है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होंगे। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो किया। उनके साथ दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी भी मौजूद रहीं।
आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। विजयवाड़ा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के YSRCP उम्मीदवार शेख आसिफ ने डोर टू डोर चुनाव अभियान चलाया है। इस दौरान लोगों से मिलकर के वो पार्टी के कामकाज का भी जिक्र लगातार करते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अभिनेत्री कंगना रनौत ने किन्नौर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा। प्रचार अभियान के दौरान कंगना हिमाचली वेशभूषा में नजर आई। हमने गरीबी भी देखी है और हमने गरीब भी देखा है। हमारा दिमाग आसमान में नहीं उड़ता है, हम लोग जमीन पे रहकर काम करने वाले लोग हैं। इस पार्टी ने मुझे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, अवश्य ही उन्हें लगा होगा कि हिमाचल के लोग अपनी बेटी को नीचे नहीं आने देंगे और ये इसे इतने भारी मात्रा में वोट देके लोकसभा पे पहुंचाएंगे और वहां पर मैं आपका डाकिया बनकर, आपकी आवाज बनकर, आपका हर संदेश वहां लेके जाऊंगी। मंडी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह भी कंगना के खिलाफ प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कंगना जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रही हैं वो हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। विक्रमादित्य ने उन्हें खुली चुनौती दी कि हिमाचल के मुद्दों पर वे अपने विजन को लेकर उनसे खुली बहस करें। उनकी जो भाषा शैली है, आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि वो यहां पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है। बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। 2 घंटे में 16.68% मतदान दर्ज किया गया है। उखरुल जिले में 5 मतदान केंद्रों और सेनापति में 1 मतदान केंद्र पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हाल ही में मतदान केंद्रों पर हिंसा और ईवीएम को क्षति पहुंचाने की घटना सामने आने के बाद आयोग ने 6 मतदान केंद्रों पर हुए इस मतदान को शून्य घोषित कर दिया था। चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। मतदान की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। समाचारों में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए पीडी न्यूज़। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है रिवॉल्यूशनरी गोवन पार्टी। नवंबर 2021 में पार्टी का गठन हुआ। 22 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 10% मत भी हासिल किए और 1 सीट अपनी झोली में डाली। इस बार गोवा की दोनों लोकसभा सीट से पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी के प्रेसिडेंट मनोज परब से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने और जाना पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आ रही है। रिवॉल्यूशनरी गोवन पार्टी के प्रमुख मनोज परब जी इस समय हमारे साथ हैं। मनोज जी, इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 1 विधायक जीता। इस बार क्या आपको उम्मीद है? ये बार हम दोनों सीट कंटेस्ट कर रहे हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा, और हमको पूरा गारंटी है कि दोनों सीट आरजी जीतेंगी। किन इश्यूज को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? या पहले तो महादाई रिवर का इशू है जो कर्नाटक में डाइवर्जन हो रहा है। इसमें दोनों पार्टी, नेशनल पार्टीज, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है। दूसरा है गोवा का जो यूथ है, उनको जो आज अनएम्प्लॉयमेंट में जो गोवा का रेशो है, परसेंटेज, वो 2nd नंबर पे आता है। बाद में गोवा का जो लैंड है, गोवा का जो आइडेंटिटी है, उसका प्रोटेक्शन करना भी हमारा जिम्मेदारी है। वो भी मुद्दा हम उठाएंगे।
अगर आप वोट गेन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेंगे? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का कैसे है? कांग्रेस पार्टी को कभी कुछ काम करती नहीं। उनका जो हालत है पूरे देश में वो हर कोई देख चुका है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी सरकार से अभी 52 सीट्स पे आ चुकी है, अभी कितना सीट जाएगी पता नहीं है। तो कांग्रेस का एक ही मुद्दा रहता है कि उनको कोई ना कोई चाहिए ब्लेम करने के लिए। जब उनके लीडर्स, उनके पॉलिटिशियन, उसके एमएलए अगर बीजेपी में जाते हो तो दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये गोवा में तो 2 बार हो चुका है कंटिन्यूस। 2017 में 10 एमएलए गए, अभी 8 एमएलए गए। तो उनका एक ही, उनके पास और कोई रेवोल्यूशनरी गोन्स के खिलाफ और कोई उनके पास बोलने के लिए बात नहीं है, तो वो बी टीम बोलते हैं, हमारा वोट स्प्लिटर बोलते हैं। और दूसरा, उनका खुद का कुछ काम नहीं है तो आरजी को ब्लेम करके वो वोट गेन करना चाहते हैं। अगर हम आरजे पार्टी की बात करें तो आपने बात भी करी थी और ये कहा भी था कि हम कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं। यस, हमने इंडिया अलायंस का जब स्टार्ट हुआ था तब हमने 8-9 महीने पहले उनको बोला था कि अगर आप हमसे अलायंस करना चाहते हो तो आपका जो 15 मेंबर्स आपने जो गढ़ बनाया था, कमेटी बनाई थी, उनसे हमको बात करनी है। हाल ही में हमने जब कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करना था तब हमने उनको ऑफर दी। हमने सिर्फ 3 कंडीशन रखे। पहला तो जो महादाई रिवर वो बोल रहे हैं गोवा में कि हम प्रोटेक्ट करें, हमने बोला कि आप नेशनल मैनिफेस्टो में वो पॉइंट डाल दीजिए कि महादाई रिवर डाइवर्ट नहीं होगी, जैसी फ्लोर है वैसे ही होगी और गोवा का उसका बेनिफिट जैसे आज मिल रहा है वैसे कल भी मिलेगा। आप नेशनल मैनिफेस्टो में डालिए। यहाँ पे जो भी इलीगल स्लम्स बने, इलीगल हमारे लैंड पर एंक्रोचमेंट हुआ है, जिसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है डेमोलिशन का गोवा के लिए और पूरा भारत देश के लिए, कॉमन लैंड में जो भी बस्तियाँ बने हैं वो डेमोलिशन करने के लिए ऑर्डर है। हमने बोला वो ऑर्डर आप फॉलो कीजिए। और तीसरा हमने बोला कि जो भी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, आप गोवन करके किसको मानते हो, तो गोवन करके जो हमने पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन का डेफिनेशन आप डिफाइन कीजिए। गोवन कौन है? 5 साल रहने वाला गोवा में गोवन है या 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, आप बताइए गोवन कौन है? तो ये तीनों कंडीशन उन्होंने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए। इसका यही मतलब है कि ये जो कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस है, नेशनल जो भी ये पार्टीज है, इनको गोवा का कुछ पता नहीं है। ये थे हमारे साथ मनोज परब जो बता रहे थे कि किस तरह की जो मैनिफेस्टो है जिसको लेकर वो गोवा के जो लोग हैं उनके बीच में जा रहे हैं। कई सारे इश्यूज़ हैं जिसका जिक्र मनोज परब ने किया और उनका ये कहना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन इश्यूज़ को, ख़ास तौर से एनडीए के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी इनके इश्यूज़ को शामिल करेगी, इनके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ये उसके साथ जाने पर विचार कर सकते हैं। कैमरामैन मनोज मुइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, गोवा। और अब चुनाव से इतर कुछ और खबरों पर निगाह डालते हैं। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध में दायर की गई केजरीवाल की याचिका पर कल सोमवार को भी सुनवाई की थी। उस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कई सवाल पूछे थे, जिसमें एक सवाल यह भी था कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं डाली। इसके जवाब में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है और धारा 19 धन शोधन निवारण अधिनियम की जो दायरा है उसका बहुत ही व्यापक है। उधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश 4 बजे तक आ सकता है। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद सिसोदिया की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया की नियमित जमानत पर सीबीआई के अधिवक्ता ने ट्रिपल टेस्ट का हवाला देते हुए कहा कि सिसोदिया जमानत देने की शर्तों को पूरा नहीं करते, वो बराबरी के हकदार नहीं हैं, इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। जीएसटी खुफिया विभाग ने बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स को टैक्स मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कंपनी से पूछा गया कि उसने 27 करोड़ 46 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। इससे पहले जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय चंडीगढ़ जोनल यूनिट से भी पतंजलि को नोटिस भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी पर जुर्माना
क्यों नहीं लगाया जाए, इसका जवाब दें। उधर भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड की सरकार ने बाबा रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। पतंजलि कंपनी द्वारा उत्पादों के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के बाद उत्तराखंड की सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया। पतंजलि कंपनी के जिन उत्पादों का लाइसेंस निलंबित किया गया है उसमें श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम बीपी ग्रिड, मधुग्रिड, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड, आई ग्रिड गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान रामदेव कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और कंपनी को फटकार लगाई थी। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण ने सार्वजनिक माफी भी मांगी थी। नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। 1985 में वो भारतीय नौसेना में शामिल एडमिरल त्रिपाठी संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। करीब 40 वर्ष के लंबे करियर में एडमिरल त्रिपाठी कई महत्वपूर्ण असाइनमेंट्स पर काम कर चुके हैं। इससे पहले वे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ भी रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के धुंधी क्षेत्र से 6000 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। दरअसल इस इलाके में सोमवार को भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। लगभग 1000 गाड़ियों में फंसे इन 6000 पर्यटकों को रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए बचाया गया। अचानक से बदले मौसम के बाद इलाके में लगभग 6 इंच तक बर्फबारी देखी गई थी। देश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज इन दिनों काफ़ी बदला हुआ है। कुछ राज्यों में हीट वेव्स चल रही हैं तो कहीं पर बारिश हो रही है और कहीं पर ओलावृष्टि और बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ पर जो मुगल रोड है वो बाधित हुआ है। मौजूदा खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर रियासी ज़िले के सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस आज बंद रखे गए हैं। उधमपुर जिले के दुदू वसंतगढ़, कुलवंता और पंचारी क्षेत्रों में भी स्कूल आज बंद हैं। इसके अलावा तेज़ बारिश की वजह से भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी वाहनों के लिए फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं। बारिश लगातार होने की वजह से मरम्मत के काम में भी बाधा आ रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि मलबा हटने तक वो राजमार्ग से यात्रा न करें। देश के कई हिस्सों में इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, ख़ासतौर पर दक्षिण भारत, ओडिशा, बिहार और झारखंड में। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत में लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिनों तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी लू जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान ओडिशा और बिहार में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान भी व्यक्त किया है। तो वहीं असम, त्रिपुरा, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन गर्म और आर्द्र मौसम रहने की उम्मीद जताई गई है। देश के पूर्वी हिस्से में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पंजाब, लक्षद्वीप और केरल में भी बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में हवा की गति कम और दिशा बदलने से आबो हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यहाँ सबसे ज़्यादा इलाकों में AQI 200 के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को हवा मध्यम श्रेणी में पहुंच सकती है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक मंगलवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेगी। इस दौरान हवा की गति 16 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। बुधवार को भी हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में चल सकती है। हवा की गति 12 से 25 किलोमीटर रहने के आसार हैं। वहीं गुरुवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से चलेगी। इस दौरान हवा की गति 20 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की उम्मीद जताई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ब्याज वसूलने के अनुचित तौर तरीकों अपनाने पर
चिंता जाहिर करते हुए उन्हें सुधार संबंधी कदम उठाने और अतिरिक्त शुल्क लौटाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। आरबीआई ने कहा कि मौके पर जांच के दौरान केंद्रीय बैंक को ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने के मामले मिले। केंद्रीय बैंक ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया कि वे कर्ज वितरण के तरीके, ब्याज लगाने और दूसरे शुल्कों के संबंध में अपने तौर तरीकों की समीक्षा करें। जरूरी होने पर आवश्यकता अनुसार बदलाव जैसे कदम भी उठाने की सलाह दी है। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के 4G सब्सक्राइबर्स की संख्या 8 लाख पर पहुंच गई है। बीएसएनएल ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे उत्तरी राज्यों में सर्विस की शुरुआत में लॉन्च किया है। पिछले कुछ सालों से घाटे से जूझ रही इस कंपनी को 5G सर्विसेज भी लॉन्च करने के लिए कहा गया है। हाल ही में बीएसएनएल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तीसरे फेज के लिए करीब 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शुरू करने की घोषणा की है। आरबीआई का कहना है कि ये दोनों ही सर्वे अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स देंगे। अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति 5 से 7 जून के बीच होने वाली है। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी के बाद से ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। गूगल प्ले स्टोर ने एक नया फीचर पेश किया है जो यूजर्स की लाइफ को आसान बना देगा। इस नए फीचर के जरिए अब यूजर्स प्ले स्टोर से एक साथ में 2 ऐप्स डाउनलोड कर पाएंगे। इससे एक एक करके ऐप डाउनलोड करने के लिए इंतजार करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस फीचर के जारी होने के बाद यूजर्स को ऐप डाउनलोड करने में ज्यादा आसानी होगी। भारत में फैशन से लेकर के ब्यूटी, पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट्स बेचने वाली टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 की अंतिम तिमाही में रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि अंतिम तिमाही में उसका स्टैंडअलोन नेट मुनाफा सालाना आधार पर 522% बढ़ा और 654 करोड़ रुपए को पार कर गया। भारत में वेबसाइट, जियो, स्टार जैसे ब्रांड चलाने वाली कंपनी ने 1 साल पहले के समान अवधि में 105 करोड़ का नेट मुनाफा दर्ज किया था। भारत में ग्रे और व्हाइट सीमेंट बनाने वाली कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही का रिजल्ट्स जारी करते हुए नेट मुनाफा 35% बढ़ करके 2,258 करोड़ रुपए दिखाया है। 1 साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 1,670 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पेयू ने भारतीय एमएसएमई व्यापारियों के लिए वैश्विक भुगतान को आसान बनाने को लेकर सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म ब्रिक्स पे में सीड राउंड में $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि ये निवेश अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए पेयू इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह पेयू को भुगतान निपटान अधिनियम 2007 के तहत पेमेंट्स एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने स्पेन की किफायती विमानन कंपनी पोलोटिया के मुख्य पूर्व परिचालन अधिकारी एस्ट्रिडो पाब्लो पोरकेरस ओरिया को चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर नियुक्त किया है। ओरिया के पास परिचालन, वाणिज्यिक, रणनीति और वित्त जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में 25 सालों का पेशेवर अनुभव है। वो पिछले 10 साल से सी लेवल के अधिकारी भी रहे हैं। व्हाइट हेवन कोल के स्वामित्व वाले ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान में 30% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय कारोबारी समूह JSW ग्रुप और जापान के JFE ने पेशकश की है। ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट हेवन कोल ब्लैक वाटर की धातु कोयला खदान में अपनी अल्पांश हिस्सेदारी बेच रही है और JSW ग्रुप ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। खनन सचिव VL कांता राव का कहना है कि सरकार OFS के जरिए वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में बाजार का परीक्षण करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि हिंदुस्तान जिंक में सरकार की 29.54% हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि मंत्रालय का यह बयान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की डीमर्जर योजना को खारिज करने के बाद आया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर अबूझमाड़ के टेकामेटा में चल रही है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। मुठभेड़ की शुरुआत उस समय हुई जब स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इस मुठभेड़ में अब तक किसी भी सुरक्षाकर्मी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अभी भी इलाके में सर्च अभियान जारी है। इससे पहले राज्य में मतदान से पहले भी कांकेर के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ में माओवादियों को मार गिराया गया था। इस मुठभेड़ में भी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे।
पतंजलि कंपनी के मालिक रामदेव पेशी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पतंजलि उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पतंजलि की ओर से मांगी गई माफी का आकलन होना है। मामले में इससे पहले हुई सुनवाई में रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए माफी मांगने के लिए कहा था। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण ने माफी भी मांगी थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने के बाद भारत ने अब सख्ती दिखाई है। केंद्र ने विदेश मंत्रालय में कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, इस मामले में गहरी आपत्ति भारत की ओर से जताई जा रही है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक बार फिर से सामने आया है कि कनाडा अलगाववाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। इस तरह की घटनाओं से कनाडा में अपराध का माहौल बना है। इससे कनाडा के नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस प्रकार का प्रकाशन अनुचित और निराधार है। उन्होंने कहा कि आपराधिक संगठन, आतंकवादियों और अन्य लोगों के नेटवर्क संबंधी अमेरिकी सरकार द्वारा साझा की गई सुरक्षा चिंताओं पर भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की जांच चल रही है। ऐसे में इस पर काल्पनिक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां सही नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच इजराइल और हमास में जारी संघर्ष को समाप्त करने को लेकर चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों से एंटनी ब्लिंकन मध्य पूर्व के दौरे पर है। इजराइल की ओर से संघर्ष विराम के मुद्दे पर उदासीन रवैया के बाद ब्लिंकन के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। ब्लिंकन अरब देशों के साथ चर्चा करके इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में हैं ताकि संघर्ष विराम को लागू करके गाजा में मानवीय सहायता की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गाजा में मानवीय स्थिति में सुधार के लिए मांग की थी। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों को निलंबित करना शुरू कर दिया है। छात्रों को दिए गए अल्टीमेटम के बाद ये कदम उठाया गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि छात्र संगठनों और अन्य लोगों के साथ कई दिनों की बातचीत विफल होने के बाद अब छात्रों को निलंबित किया जा रहा है। वहीं अमेरिका भर के कॉलेजेस ने फिलिस्तीनी समर्थक छात्र प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वह तत्काल कैंपस से हट जाएं। बता दें कि पुलिस ने टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। टेक्सास विश्वविद्यालय में 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य को एक एक करके हिरासत में लिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने गिरफ्तार किए गए छात्रों को ले जा रहे पुलिस वैन का रास्ता रोकने की भी कोशिश की। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कतर और मिस्र के नेताओं के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। गाजा युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई की दिशा में इस बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार पिछले कुछ दिनों में बंधकों को मुक्त कराने के लिए की जा रही पहल में सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है। और हमास और इजराइल में जारी संघर्ष के कारण प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने सैन्य तटबंधों का निर्माण किया है। गाजा में इजराइल की ओर से जारी भीषण हमले के बीच इस नवनिर्मित तटबंध को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस तटबंध के निर्माण के बाद अब समुद्री मार्ग के जरिए भी प्रभावित लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सकेगी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मानवीय सहायता में तेजी लाने के लिए इस तटबंध के निर्माण का संकेत दिया था। पेंटागन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार तटबंध के निर्माण में 1000 अमेरिकी सेवा सदस्य शामिल हुए, जिसमें से ज़्यादातर सेना और नौसेना से जुड़े लोग हैं। इजराइल ने रफा में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। इस हवाई हमले में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब मरने वालों की संख्या बढ़कर के 40 हो गई है। आधे से ज़्यादा लोग दक्षिणी गजा शहर राफा में मारे गए। इसके बाद विदेशी नेताओं ने इजराइल से आक्रमण न करने का आग्रह किया। राफा पर हमले के कुछ घंटों के बाद, जहां पर गाजा की 23 लाख की आबादी है, लगभग आधे ने इजरायली बमबारी के महीनों से शरण मांगी है। ब्लिंकन ने हमास से उदार संघर्ष विराम प्रस्ताव स्वीकार करने का आग्रह किया।
उधर अमेरिका ने इजरायली सेना की 5 इकाइयों को मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन के इन घटनाओं को इजराइल और हमास संघर्ष शुरू होने से पहले का बताया। इस मामले में इजराइल और अमेरिकी सरकार के बीच बातचीत चल रही है। इजराइल को चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC हमास के खिलाफ युद्ध के संचालन से संबंधित आरोपों पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में मार्शल टास्क फोर्स के 4 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारी हथियार रखने के आरोप में वांछित एक अपराधी के लिए वारंट की तामील कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि इस गोलीबारी में 5 अन्य अधिकारी भी घायल हुए हैं। चार्लोट मैक्लिनबर्ग पुलिस द्वारा जॉनी जेंगिंस ने कहा, जो कि वहां के पुलिस प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को वांछित संदिग्ध ने गोली मार दी थी जब वे चार्लोट में उसके घर के पास पहुंचे थे। जेनिंग्स ने कहा कि इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति ने घर के अंदर से ही अधिकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। ईरान समर्थित हुती विद्रोही लाल सागर में लगातार अमेरिका और उनके समर्थकों के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 अमेरिकी जहाज को निशाना बना करके हमला किया। समूह के सैन्य प्रवक्ता याहवा सरिया ने कहा कि यमन के हुती ने लाल सागर में 2 अमेरिकी विध्वंसक और जहाज साइक्लेडिस के साथ हिंद महासागर में MSC ओरियन को निशाना बनाया गया है। केन्या में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। मध्य केन्या और बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 45 लोगों की मौत हो गई है और 110 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। सोमवार की सुबह ग्रेट रिफ्ट घाटी क्षेत्र के माहिऊ इलाके में बांध के ढहने के बाद स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। बांध टूटने के बाद पानी नीचे की ओर तेज़ी से बहने लगा, जिसके बाद कई मकान और कारें बाढ़ की पानी में बह गईं। केन्या में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश और बाढ़ से केन्या में 1,85,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए। और अब सीधे चलते हैं महाराष्ट्र के माढ़ा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये जो 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं ना, वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उस पुण्य के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने वोट देकर मोदी को ये काम करने के लिए कहा था। और इसलिए इस पुण्य के सच्चे अधिकारी आप हैं। आज 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है, उनका चूल्हा जलता रहता है, उनका बच्चा भूखा नहीं सोता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। इसका पुण्य किसको मिलता है? आपको मिलता है। आपने मोदी को वोट देकर के ये पुण्य कार्य करने के लिए भेजा है। साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया, उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका सीधा लाभ भगवान विट्ठल की इस धरती को भी हो रहा है। यहां पालकी मार्ग हो, रेलवे का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, ऐसे हर काम पर महायुति की हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की जनता जब प्यार देती है, जब आशीर्वाद देती है, तो कोई कसर नहीं छोड़ती है।
लेकिन अगर कोई अपना वचन पूरा नहीं करता तो महाराष्ट्र की जनता उसे भी बराबर याद रखती है कि नहीं रखती है? और हिसाब बराबर समय आने पर चुकता करती है कि नहीं करती है? अब देखिए, 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? याद है ना? अब उनको सजा देने का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साथियों, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने का ये पाप सालों साल से होता रहा है। कांग्रेस को 60 साल तक देश ने राज करने का हक दिया, काम करने का मौका दिया। 60 साल में दुनिया के अनेक देश पूरी तरह से बदल गए, लेकिन कांग्रेस किसानों के खेत तक पानी भी नहीं पहुंचा पाई। 2014 में देश में 99 सिंचाई योजना ऐसी थी, करीब 100 सिंचाई ऐसी योजनाएं थी जो कई कई दशकों से लटकी पड़ी थी। इसमें भी सबसे ज्यादा 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र की थी। सोचिए कितना बड़ा धोखा इन लोगों ने महाराष्ट्र को दिया है। साथियों, हर खेत में पानी पहुंचाना, हर घर तक पानी पहुंचाना, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मिशन है। 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने पूरी शक्ति इन सिंचाई परियोजनाओं के ऊपर लगा दी। आज कांग्रेस की लटकाई वो करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं से 63 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। जिस नीलवांडे डैम का इंतजार 50 सालों से हो रहा था, उसे हमने पूरा करवाया। गौसीखुर्द परियोजना का ज्यादातर काम एकनाथ जी, अजित दादा और देवेंद्र जी की टीम तेजी से पूरा कर रही है। हमारी सरकार 5 साल में ही 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचा चुकी है। 10 साल में माइक्रो इरिगेशन का दायरा भी 2 गुने से अधिक बढ़ा है। इसका लाभ यहां केले की पैदावार से जुड़े किसानों को भी हो रहा है। साथियों, जब देश की आजादी के 75 साल हुए, इतना बड़ा उत्सव था, कोई और नेता होता तो क्या करता? कोई एक बड़ा स्तंभ खड़ा कर देता, उस पर अपना नाम लिखवा देता, कोई ऐसी चीज बना कर देगा खुद के नाम पर जड़ देता। लेकिन देश जब आजादी के 75 साल मना रहा था, तब मोदी को खुद के लिए कुछ करने का विचार नहीं आया, सरकार का नाम कमाने का विचार नहीं आया। तब मैंने संकल्प लिया था कि देश के हर जिले में 75 साल के निमित्त 75 अमृत सरोवर बनवाऊंगा।
और हरियाणा के पंचकुला में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में जेजेपी की कई नेता आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों को देखते हुए दूसरे दलों के नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी, जो अपने साथियों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्वाइन की है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता अन्य दलों के हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लगातार ज्वाइन भी कर रहे हैं। और हरपाल जी कंबोज, उन्होंने जजपा के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर रह करके काम किया है। आज वो अंबाला के और बाहर से अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पुनः इनका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आईपीएल में आज घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। 9 मैचों में 5 जीत के साथ लखनऊ अंक तालिका में 5वें और 3 जीत के साथ मुंबई 9वें स्थान पर बना हुआ है। लखनऊ और मुंबई को अपने पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। उधर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए मिले 154 रनों के लक्ष्य को केकेआर ने 16.3 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। केकेआर के लिए इस मैच में फिलिप सॉल्ट ने 33 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली। वहीं श्रेयस अय्यर 33 रन और वेंकटेश अय्यर 26 रन बनाकर नाबाद रहे। सुनील नरेन ने भी 15 रन और रिंकू सिंह ने 11 रनों का योगदान दिया। ये इस सीजन में केकेआर की 6ठी जीत है। इस जीत के साथ वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बनी हुई है। और भारत इस समय मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। गगनयान को लेकर के कैसी है इसरो की तैयारियां, इस पर हमने एक नए सीरीज की शुरुआत की है। इसमें जुड़े तमाम पक्षों पर विस्तार से हम लगातार बात कर रहे हैं। गगनयान सीरीज के आज के इस अंक में बात करेंगे कि आखिर अंतरिक्ष यात्रा का इंसान के शरीर पर क्या असर होता है। अंतरिक्ष यात्राएं करना आखिर क्यों एक बड़ी चुनौती मानी जाती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री धरती पर आने के बाद खुद के पैरों से क्यों नहीं चलते हैं? इसकी असली वजह वैज्ञानिकों ने बता दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहता है तब वहां लगभग 90% कम गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन जब वो धरती पर लौटता है तब उसे अचानक से गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है। अंतरिक्ष में रहते हुए वैज्ञानिकों को अपने भार का भी अनुभव नहीं होता, लेकिन जब धरती पर लौटते हैं तब उन्हें अपने शरीर का भार अनुभव होता है और वो अपने मसल्स को अच्छे से गति नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में कई दिन बिताने पर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पांव और रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। धरती पर लौटने के बाद ऐसे स्पेस ट्रैवलर चलने, बैलेंस बनाने में मुश्किल झेलते हैं। मोटर के साथ साथ उनकी कॉग्निटिव स्किल पर भी असर पड़ता है। स्पेस में आप वेटलेसनेस फील किया ना, ये चीज़ आप भी देख सकता है। सपोज आप एक स्विमिंग पूल में आधा घंटा स्विम कर दिया, स्विमिंग खत्म करके आप ऊपर आने के समय आपका पैर नहीं चलता है ना कुछ टाइम के लिए, ना 1-2 मिनट लगता है ना आपको सीधा खड़ा होने के लिए। उसी तरह आप उधर वेटलेस में था, तो धरती में आने के समय कुछ टाइम आपको लगेगा आप वापस ये आने के लिए। इसलिए एक्चुअली वो एस्ट्रोनॉट को बोल सकता है दैट वापस बाहर नहीं आ जाओ, अंदर ही बैठो। सो ये पैडल बोट में जाएगा ना, वो पैडल बोट में जाने का आदमी हम बच्चों को उठाता है ना, उसी तरह वो एस्ट्रोनॉट को उठ के पैडल बोट में रख आएगा, देन शिप में ट्रांसफर करेगा। पाया गया कि ज्यादातर यात्री लंबे समय तक बोलने और लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत झेलते रहे हैं, लेकिन स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। इसे समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स 500 नाम से एक साइकोसोशल एक्सपेरिमेंट किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटने के बाद मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को मजबूत महसूस कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।